बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। ये बदकिस्मती की बात है कि ये शायद हमारे यहाँ ही हो सकता है कि यहाँ पर एक मफरूर मुजरिम जिसको अदालतें एब्सकॉन्डर करार दे चुकी हों, जिसका स्टेटस एब्सकॉन्डर या मफरूर का हो, वो जजों से खिताब करे और उनको भाषण दे और उनको अखलाकियात का दर्स सिखाए। ये शायद हमारे यहाँ ही हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। जो नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है जिसमें जजेस मौजूद थे, जिसमें वकला मौजूद थे, और वकला आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है और जजेस बैठे हुए हैं और हाजिर सर्विस जजेस बैठे हुए हैं उनके सामने, उनसे नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी क्या फ़र्क पड़ता है, हसन मोहन साहब ने फरमाया क्या फ़र्क पड़ता है अगर नवाज शरीफ ने जजों से खिताब किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो उन जजों को उनके सामने बैठकर करप्ट करार दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप करप्ट हैं, आप डिक्टेशन लेते हैं और जो नहीं लेता उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं और नौकरी बचाने के लिए आपको डिक्टेशन लेना पड़ती है। ये नवाज शरीफ साहब ने फरमाया अपनी इस खिताब में, मैं आपको भी सुनवाता हूँ। लेकिन पहले एक और मामले की तरफ मैं आना चाहता हूँ जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आज मीडिया पर जो कदगने हैं, जो मीडिया को सच बोलने के इल्ज़ाम में, सच बोलने की पादाश में नौकरियों से हाथ धोने पड़ते हैं, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। ये फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू जो नवाज शरीफ साहब ने की है सहाफ़ियों के हवाले से, पहले मैं आपको वो क्लिप सुनवा देता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या क्या होता रहा। ये पहले आप उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए नवाज शरीफ साहब की। मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले यहाँ लिए जाते हैं, सियासतदान या मीडिया ही नहीं। आज जज भी सच बोले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। क्या ये हम सब के लिए सोचो फिक्र का मकाम नहीं कि आज जज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और जजों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। अखबारात में शहर सुर्खियां शाये हो रही हैं कि कैसे आला अदलिये के जज टेलीफोन कॉल्स के जरिए सजाएं दिलवाने और फिर जमानत ना देने के हुक्म सादर करते हैं। ये आपने देखा और सुना है। और अगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले मुंसफ ही ना इंसाफी करेंगे तो फिर मुझे आप बताएं कि मुआशरा क्यों कर और मुल्क क्यों कर तबाह बर्बाद नहीं होगा। क्या इस इदारे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसफ को सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया बैन अल-अक़वामी इंसाफ के इंडेक्स में कहां खड़ी है। ये नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं और वो कहते हैं कि मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है और सच बोलने की पादाश में लोगों को नौकरियों से निकलवाया जा रहा है। अब नवाज शरीफ ने जिन जिन लोगों को नौकरियों से निकलवाया, मैं उनमें से चंद लोगों को आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले हमारे एंकर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ से एक सवाल किया, वो पसंद नहीं आया और मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए परवेज़ रशीद मेरे दफ्तर में आकर बैठ गए। और ये जो कुछ हुआ, मैं भी उस वक्त उसी इदारे में काम करता था जब इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे और मुझे याद है कि इमरान खान को नून लीग की बीट से हटा दिया गया था इस सवाल करने के बाद और ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो इमरान खान ने एक इंटरव्यू में क्या कहा है, ये सुन लीजिए। पहले मैंने सवाल उनसे पूछ लिया, मैंने कहा मियां साहब आप सिक्योरिटी सारी आपके साथ है। उधर थ्रेट के अंदर दाता दरबार का लिखा हुआ था कि ये देखें लिस्ट है, इसमें आपका भी नाम है, दाता दरबार का भी है। उधर एक बेचारा वो अजीबो गरीब बीमार किस्म का सिपाही है और आपके साथ एलीट फोर्स के 250 कमांडो हैं। क्या आम आदमी की जिंदगी कीमती नहीं है? उन्होंने कहा फारक, चलो जी मेरे दफ्तर आके बैठ गए परवेज़ रशीद साहब वगैरह, उन्होंने कहा फारक रहो इसको। तो ये ऐसा ही होता है। ये तो एंकर इमरान खान है जो जिनका एक सवाल पसंद नहीं आया था और वो क्या सवाल था वो उन्होंने खुद ही बता दिया। अब हामिद मीर साहब की नौकरी भी खत्म कराई गई। हामिद मीर के चीफ एडिटर को उठाकर जेल में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया और हामिद मीर जो है उनकी नौकरी ले ली गई। किस जुर्म के पैदाश में? नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनियों के बारे में लिखने की वजह से। खुद हामिद मीर इस बारे में क्या कहते हैं मैं पहले भी आपको एक दफ़ा दिखा चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन मैं दोबारा सुनवाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट है इस फिक्र अंगेज़ गुफ्तगू से जो नवाज शरीफ साहब ने की है और जो फिक्रमंदी का इजहार सहाफ़ियों के हवाले से किया है। तो सुनिए हामिद मीर ने क्या कहा। लेकिन 94 में जब मैंने लिखा तो मेरी उस स्टोरी को झूठा करार देके तो आसिफ जरदारी के प्रेशर पे मुझे जॉब से निकाल दिया गया। 2-3 साल बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैंने उसके बारे में लिखा तो एक दिन उसने मुझे बुला लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सुबह मुझे कॉल आई जी प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू। चला गया जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब मुझे पराठा और अंडा खिलाया। उसके बाद उन्होंने भी लस्सी पी, मुझे भी कहा लस्सी पियो। मैं लस्सी पीना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं आप लस्सी पिए। फिर उन्होंने खुद भी लस्सी के 2 गिलास पिए और डकार मारा और उसके बाद कहा यू मस्ट रिजाइन। मैंने कहा जी वो क्यों, आपने मुझे पराठे खिलाए, ऑमलेट खिलाया, लस्सी पिलाई, अब आप कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। मेरा समझा ये नवाज शरीफ ने लस्सी पी गया, शायद गुलूबगी के आलम में गलत बात कह गया, तो मैंने उसको सीरियसली लिया, मैं घर वापस आ गया।
अगले दिन सुबह सुबह पता चला कि मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उसकी बीवी मेरे पास आई, मैंने कहा प्लीज तुम रिजाइन कर दो वरना फिर मेरे शौहर को कौन जेल से निकालेगा। मैंने रिजाइन तो कर दिया उस जॉब से, लेकिन दोबारा मुझे Why did he call you? आपने क्या उनके बारे में कुछ लिखा था ऐसा जो कि उनको पसंद नहीं आया या क्या हुआ? मैंने उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी उनके बारे में लिखा था, और उसके ऊपर उस जमाने में बाद में जब उनकी गवर्नमेंट चली गई थी उस पर इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन उनको वो चीज पसंद नहीं आई। और उन्होंने मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के पूछा कि सोर्स बताओ, इसने किस आदमी से ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो उसने कहा जी कि किसी हामिद मीर भी फाड़ लो, मैंने 4 छितर मारो, तो इससे को पूछो मैंने तो दस दे नहीं। तो लेकिन फिर मैंने रिजाइन कर दिया। यूं नवाज शरीफ ने हामिद मीर की नौकरी ख़त्म कराई। ये हामिद मीर साहब खुद अपनी ज़बान से इसका एतराफ़ कर चुके हैं। उसके बाद नजम सेठी साहब की जब सहाफ़त जिस ज़माने में नवाज शरीफ को पसंद नहीं थी, तो परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने नजम सेठी का कोर्ट मार्शल करने का कहा, जो मैं नहीं माना। और परवेज़ मुशर्रफ ने लिखा है कि मेरे नवाज शरीफ से जो इख्तलाफात हुए उनमें से एक वजह यह भी थी कि वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने पर कहते थे और मैं नहीं मानता था, जिसमें से उन्होंने नजम सेठी का नाम लिया था। तो नजम सेठी की नौकरी के पीछे पड़ गए। फिर जंग अखबार उन दिनों 2 सफ़हात का रह गया था, सिर्फ 2 सफ़हात का, यानी उसके पेपर जो कागज़ है वो नहीं पहुँचने देते थे। इतनी सख्त पाबंदियाँ लगाई गई थी और इतनी सख्त मुआशी पाबंदियाँ लगाई गई थी कि जंग अखबार नहीं छप पा रहा था और महज बराए नाम 2 सफ़हात का अखबार छपता था। 98-99 का ये किस्सा है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जंग अखबार के साथ किया था, जिसका कामरान खान अपने एक शो में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के सामने इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि जनाब आप सहाफ़त आज़ादी सहाफ़त की क्या बात कर रहे हैं, आपने तो हमारे ज़माने में हम पर इतनी पाबंदियाँ लगाई थी कि हमारा अखबार नहीं छप पाता था। तो ये कामरान खान साहब खुद ऑनर कह चुके हैं। अब मरियम साहबा का आप कहते हैं ना मीडिया की ज़ुबान बंदी और मीडिया को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना, और मीडिया को अगर वो आपके मफाद में काम नहीं कर रहा तो उसकी मुआशी कत्ल करना, ये आप आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस हुकूमत पर। खुद मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, कोई हैसियत नहीं थी उनकी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर हिदायत जारी करती थी कि किस अखबार को इश्तहार जाएगा, किसको नहीं जाएगा। अभी ताज़ा तरीन लीक जो ऑडियो है उनकी वो भी सुन लें। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। तो ये चंद सेकंड की ऑडियो है। मरियम साहबा फरमा रही हैं कि 92, ARY, समा, इन 24 इनको कोई इश्तहार नहीं जाएगा। किस हैसियत में कह रही हैं? वज़ीर इत्तलात थी वो, क्या इख्तियारात थे उनके पास? लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर वज़ीर आज़म की बेटी होने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर्स जारी करती थीं। क्योंकि इनका कंटेंट हमारी मर्जी का नहीं है, क्योंकि ये इदारे हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि हमारे कहने पर नहीं चलते, इनको कोई इश्तहार नहीं मिलेगा, मुआशी कत्ल होगा इनका। तो ये सब करने वाले नवाज शरीफ आज दर्ज दे रहे हैं कि सच बोलने की पादाश में सहाफ़ियों की नौकरियाँ छीनी जा रही हैं। सहाफ़ियों के ये अगर हो रहा है तो इसके लिए नवाज शरीफ का आवाज़ उठाना अखलाकी तौर पर नहीं बनता। सहाफ़ती तंजीमें अपना मुकदमा लड़ती हैं, सहाफ़ती तंजीमें ये सब करती हैं। अगर सहाफ़ियों की आवाज़ छीन जाती है या इस तरह के कानून लाए जाते हैं कि जो सहाफ़ियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो सहाफ़ी अपना मुकदमा लड़ने के लिए ख़ुद काफ़ी हैं और वो हमेशा लड़ते आए हैं। तो मरियम नवाज शरीफ आज उनकी वकालत कर रहे हैं सहाफ़ियों की, जिनका ख़ुद वो कत्ल करते रहे हैं मुआशी तौर पर। तो ये एक तो उनकी गुफ्तगू का हिस्सा ये था। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने जजों से भी बड़ा फ़िक्र अंगेज़ खिताब किया। उन्होंने जजों को समझाया कि तुम लोग बिकाऊ माल हो। उन्होंने कहा कि सच बोलने की वजह से तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं और जजों से अपने सियासी मुखालिफिन के फैसले लिए जाते हैं। नवाज शरीफ ने जजों को मुखातिब करते हुए, जजों से खिताब करते हुए, मतलब ये भी वैसे बड़ी हैरानकुन बात है कि एक मुजरिम एब्सकॉन्डर जो भागा हुआ है, अदालतों को मतलूब है, अदालतें बुला रही हैं और वापस नहीं आ रहा, वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के जजों से खिताब कर रहा है और जज उसकी बातें सुन रहे हैं बैठ के। तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। ज़रा सुनिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है जजों से खिताब में। बदकिस्मती से मौजूदा दौर जो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के हवाले से सियाह तरीन दौर साबित हुआ है। सियासी मुखालिफिन हो, सहाफ़ी, कॉलम निगार या सच बोलने वाली कोई आवाज हो, उसको अपने सवाल की पादाश में गायब कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है, या फिर जो कुछ होता है सलूक वो आप जानते हैं। गोलियां मारी जाती हैं, प्रोग्राम या कॉलम की इशाअत बंद हो जाती है, या फिर नौकरी से निकलवा दिया जाता है। अच्छा, अगरचे आप बहुत बार सुन चुके हैं, अब ये नवाज शरीफ की जो तकरीर सुनिए, इसके बाद मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। अगरचे वो आप बहुत बार सुन चुके हैं,
لیکن پھر بھی میں شہباز شریف اور جسٹس قیوم کے درمیان گفتگو سنوانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ چلے کہ نواز شریف کی جب حکومت تھی تو وہ کیا کرتے رہے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں کو ہمارے خلاف وہ والی آڈیوز جس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی, وہ حلف نامہ جس کو ابھی عدالت میں جا کر پروف کرنا ہے رانا شمیم نے, اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ سب کیا گیا, ہمیں سزائیں دلوائی گئیں. لیکن جسٹس قیوم کے ساتھ شہباز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ذرا یہ بھی سنیے. جی میاں صاحب السلام علیکم. بڑی مہربانی تسی سناؤ. بس تھوڑی دعاؤں تو راج بھی بس تھوڑے بس تسی بھائی ہو وہ تو بس بڑی مہربانی سر. وہ ایک تھانوں میں گزارش کی تھی سر, وہ تو میں ختم کرتا سی. بڑی مہربانی. چودھری سرور کا معاملہ ہے نا. اچھا وہ ذرا مینو انہوں نے کیا سی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کر کے ذرا دھیان کرنا چاہیے. کہڑا چودھری سرور ہے میں نے. اچھا انہوں کی ہوا جی وہ تھوڑے کوئی بنا کیس ہی تھوڑے کو کوئی کی کہنے ہوتے نااہلی کا. ہاں جی اچھا چودھری سرور کا خیال کرنا. چلو جی کوئی گل کرتا میاں صاحب نے کیا تھا کل ختم ہو. تو یہ حالات تھے. اثر و رسوخ ججوں سے استعمال کیا کرتے تھے نواز شریف اور شہباز شریف, اور آج درس دے رہے ہیں ججوں کو کہ ایمانداری سے کام کریں اور ہمیں اپنے مخالفین کو سزائیں دینے کے لیے آپ لوگ استعمال نہ ہوں. آج ججوں کو ہدایات دے رہے ہیں, اور یہ سب نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ایک زمانے میں کرتے رہے ہیں, اور آج بھی جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ اس کو اپنی پوری پاورز کو استعمال کرتے ہیں. جہاں جہاں انہوں نے ججز لگائے ہوئے ہیں, اور اب ان کے صاحبزادے جو ہیں رانا شمیم کے, ان کی گفتگو سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے والد کو صدر بننے کا لالچ دے کر ان سے یہ سب کروایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ عدالت میں ہے, یہ تو عدالت کے سامنے آئے, عدالت ہی سامنے لائے گی کہ اصل حقائق کیا ہیں. تو نواز شریف صاحب کے فکر انگیز گفتگو کے کچھ یہ پہلو ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے, انہوں نے فرمایا کہ آج قوانین پارلیمنٹ سے بلڈوز کیے جاتے ہیں. تو مجھے وہ قانون یاد آ گیا جب ان کو نااہل کیا تھا سپریم کورٹ نے, تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ایک قانون پاس کروایا تھا پارلیمنٹ سے کہ نااہل شخص بھی پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے, جس کو پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا کہ بھائی ایک نااہل شخص کیسے ٹکٹوں پہ سائن کر سکتا ہے. تو پھر شہباز شریف کو صدر بنایا گیا تھا. تو اس وقت کیا وہ جب اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی تھی تو آپ نے وہ بل اپنے فائدے کے لیے بلڈوز نہیں کیا تھا. تو یہ نواز شریف صاحب سے چند سوال ہیں اور چند حقائق ہیں جو ان کے اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران چیزیں ہوتی رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.